टीच विद ई4 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार, को फाउंडर ऑफ टीच विद ई4, और मेरे साथ हैं मिस्टर ज्योतिष खन्ना, को फाउंडर ऑफ टीच विद ई4। थैंक यू वेरी मच। एंड ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ स्मार्ट वर्क स्पिरिचुअल स्कूल। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके स्कूल ने टॉप परफॉर्म किया है जो टीच विद ई4 के प्लेटफॉर्म पर रीडिंग कंपटीशन हुआ था। थैंक यू। तो बहुत अच्छा किया स्मार्ट वर्क स्पिरिचुअल स्कूल के बच्चों ने, दे डिड एक्सट्रीमली वेल। और जो मेहनत है टीच विद ई4 के कंटेंट में, और जो टीच विद ई4 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें जो मेहनत की गई है वो बच्चों में साफ नज़र आ रही थी। उन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी थी उन सभी लोगों की। तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम रहा हमारा। इसके बाद मैं अपने व्यूअर्स को भी कुछ थोड़ा टीच विद ई4 के बारे में बताना चाहूँगा। तो टीच विद ई4 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स टीच विद ई4 के मेंबर हैं, और अलग अलग स्ट्रीम्स में वो अलग अलग फील्ड्स के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ साथ जो टीच विद ई4 है वो उनको हेल्प कर रहा है, एक लेवल से ऊपर इम्प्रूव करने का स्कोप उनको दे रहा है, उनको कंटेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उनको अपडेटेड सिलेबस प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं बात करूँ NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रेडी स्कूल भी इसको आप बोल सकते हैं कि टीच विद ई4 करवा रहा है। क्योंकि जैसे न्यू सब्जेक्ट्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं, या और जो मार्किंग क्राइटेरिया, असेसमेंट क्राइटेरिया है, वो सारा जो है टीच विद ई4 आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है अपने स्कूल को एक अपडेटेड स्कूल बनाने के लिए। बहुत सारे स्कूल्स ऑलरेडी हमारे मेंबर हैं और वो हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जो टीचर्स, प्रिंसिपल हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो ज़रूर हमारी टीम से एक बार कांटेक्ट कीजिए अगर आपको लग रहा है कि आप भी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो हमारा सर प्रोग्राम रहा है ओवरऑल, आप भी उसके अंदर आपने पार्टिसिपेट किया एज ए कंटेस्टेंट, तो आपने देखा होगा कि हमने जो कंपटीशन करने की कोशिश की है, बेसिकली वो कंपटीशन नहीं था, वो एक स्कोप दिखाया गया था इम्प्रूवमेंट का, कि किस स्कूल में कितना स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। तो सबसे पहले तो मैं आपका व्यूज़ जानना चाहूँगा इस कंपटीशन के बारे में, क्योंकि ऐसे कंपटीशन में आप व्यूअर्स को भी बता दूँ कि आते रहेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, अलग अलग स्ट्रीम्स के ऊपर हम लोग ये कंपटीशन कंडक्ट करते रहेंगे, ताकि पेरेंट्स को भी दिखे अपने बच्चे की परफॉर्मेंस, स्कूल को भी दिखे अपनी मेहनत कि वो कहाँ तक अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं और कहाँ अभी उनके पास और स्कोप है लेके जाने का। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने व्यूज़, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर शेयर करें, ताकि जो उसमें देखिए, मेरे व्यूज़ की बात करें तो आई ऑलवेज सपोर्ट कोलैबोरेशन मोर देन कंपटीशन। ठीक है, आई ऑलवेज सपोर्ट कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन, बिकॉज मेरा मानना ये है कि लोग मिलकर जितना बढ़िया कुछ कर सकते हैं तो उतने वो आगे जा सकते हैं। अभी टीच विद ई4 के एग्जांपल से ही शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे मेंबर स्कूल्स जुड़े हुए हैं, सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, हमने मिल के एक कॉम्पिटिशन किया, अपने उनकी एडवाइसेस लिए। कहीं पर भी एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, एक्चुअली हम पूरक हैं। दिस इज लाइक अ स्पोर्ट, ठीक है ना। स्पोर्ट्स जब मल्टीपल कंट्रीज के बीच में खेला जाता है तो वो कोई लड़ाई नहीं होती है, वो मैत्री भाव होता है। एंड आल्सो इट इज अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। और दूसरी बात, स्पोर्ट्स खेला ही उन लोगों के बीच में जाता है जिनमें मैत्री होती है। उन कंट्रीज में कभी भी स्पोर्ट्स होता ही नहीं आपस में जहां दुश्मनी हो। इंडिया पाकिस्तान के अगर टाइज जिस टाइम पे बहुत ज्यादा खराब होते हैं, मैचेस ही बंद हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ वार। सिमिलरली जो कॉम्पिटिशंस अभी आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन आपकी टीम ने करवाया, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट यू एंड योर टीम फॉर दैट। ठीक है, मैं पूरी तरह से इस इवेंट से बाहर था, ठीक है, बट द मैनेजमेंट वाज वेरी गुड, ठीक है। और कहीं पर भी हम ऐसा नहीं लग रहा था कि पीपल आर फाइटिंग विद ईच अदर। एक बड़ा ही हारमोनियस एनवायरनमेंट था, सब लोग अपना अपना अपने अपने स्टूडेंट्स रेडी करके एक टाइम पर बैठे थे। और ये कंपटीशन मुझे जो लग रहा था, ये कहीं पर भी ये नहीं था कि किसी बच्चे को लग रहा हो कि मैं टॉपर हूँ या मैं तो बहुत कमजोर रह गया। हम सिर्फ अपना आईना देख रहे थे, हम अपने आप को इवैल्यूएट कर रहे थे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए। कंपटीशन का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आईना देखना होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नजर आ जाता है। बिल्कुल, हम कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या ऐसा है
जहाँ हम लैग करते हैं, जब मल्टीपल स्टेट्स के स्कूल्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि दूसरे लोग क्या कर पा रहे हैं और हम क्या नहीं कर पा रहे। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत पीछे रह रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं जो छूट रहा है, ठीक है। तो वहाँ हमें ऑब्वियसली सी बात है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और हमें ये पता चलता है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है। दूसरी चीज़ एक मुझे जो पर्सनली इसके अंदर लगा कि स्टूडेंट्स को भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि स्टूडेंट कॉन्फिडेंट फील करता है जो वो कैमरा फेस कर रहा है, एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन पे, जहाँ पे अलग अलग लेवल के स्कूल आए हुए हैं, अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी छोटी उम्र से ही अगर बच्चे इस लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे और नॉलेज शेयरिंग करेंगे, एक बच्चा देख रहा है कि दूसरा बच्चा कैसे बोल रहा है, कि कोई बहुत अच्छा बोल रहा है, ठीक है, और कुछ जो है उसको लग रहा है कि मैं भी ऐसा बोल सकता हूँ, मेरे पास भी अभी वही मैंने कहा ना कि उससे बच्चे को भी पता चलता है अच्छा इस एज में ऐसा भी बोला जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स ने भी देखा अच्छा 5 से 6 साल का बच्चा भी रीडिंग कर सकता है। बिल्कुल कुछ थे लोग जिनको लग रहा था कि नहीं इस एज में पॉसिबल नहीं है। यस यू आर राइट। कुछ स्कूल्स ने बोला कि नहीं सर ये तो ऐसा, हमने तभी मैंने बीच में इंटरवेन किया उस टाइम पे, मैंने कहा मैम या जो भी थे उस टाइम पे कि आप कंपटीशन में बने रहिए और देखिए अगर हमें लगेगा कि ये चीज़ एलिजिबल नहीं है तो हम उसको हटा देंगे कंपटीशन से, बट उसके बाद आपने देखा ही है। बट हाँ ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। मैं सभी स्कूल्स से भी अपील करूँगा कि स्टूडेंट पे अननेसेसरी अनड्यू प्रेशर ना बनाएं कि बाकी लोग कर रहे हैं तुम क्यों नहीं कर रहे। उस प्रोसेस को समझें कि कैसे करवाया जा सकता है, कैसे करवाया जा सकता है, सब उसी के लिए क्या राइट वे है, बिना प्रेशर के आप इस चीज में कैसे बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं बिना प्रेशर के, प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट बनाते हुए, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके लिए आप टीच विद E4 की टीम से बिल्कुल एडवाइस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। इस बार में सर कुछ 2-3 पॉइंट्स भी शेयर करना चाहूँगा आपको जो टीच विद E4 की कंटेंट की अगर मैं बात करूँ। देखो बेसिकली क्या होता है कि टीचर्स ऑलरेडी स्कूल्स के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है हमारा, और टीचर्स जिस क्राइटेरिया से पढ़ा रहे होते हैं ऑलरेडी इतना पैक्ड होते हैं वो लोग कि वो एक दायरे के बाहर नहीं जा पाते क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर क्या होता है कि बच्चा अच्छा काम भी करे, उसका सिलेबस भी उनको कंप्लीट करवाना होता है, ठीक है, उसके बाद उसके बच्चे को सिखाना भी होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है, वेरिएबल लेके आना बहुत बड़ा चैलेंज है, बच्चे की स्पीड के अकॉर्डिंगली अपनी चलना बहुत मॉड्यूलेट करना बहुत बड़ा चैलेंज है। एक स्कूल के पास हंड्रेड्स ऑफ चैलेंज है और प्लस पेरेंट्स की अलग एक्सपेक्टेशंस है, अलग एक्सपेक्टेशंस। अब देखिए इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने क्या किया, हमने बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया है लर्निंग के क्राइटेरिया को कि बच्चा सीखे भी और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर भी वो उतना ही इन्वॉल्व हो। अगर आप देखिए कि स्कूल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चे को ऐसे खड़ा होकर स्पीकिंग करवाए, ठीक है, और ऐसे एक कंपटीशन के लिए जो है बार बार बच्चे को वो करे, तो वो चीज़ें हमने अपने ऊपर ली हैं स्कूल को सपोर्ट करने के लिए कि आपके स्टूडेंट को हम करवाएंगे, कंपटीशन में एनरोल हम करवाएंगे, उनको उसको वो कंटेंट उनको पढ़वाएंगे जो कहीं ना कहीं स्कूल मिस कर जाते हैं ड्यू टू द सिलेबस प्रेशर, आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी उनके पास अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि स्कूल जो पढ़ा रहा है वो बहुत एक हद तक बहुत ठीक पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बट एक लेवल से अगर आपको ऊपर उठाना है तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उनको देना पड़ेगा। वो जो एक्स्ट्रा है वो टीच विद E4 प्रोवाइड करती है। टीच विद E4 एक तो सिखाने का जो मेथड है हमारा, वो हम जो है ना लाइफ के रियल टाइम एग्जांपल से उठा के हम रिलेट करते हैं रीडिंग को, या आप लाइफ स्किल्स जो हैं या और चीज़ें जो है जितने भी कंटेंट। अब अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशनल कंटेंट की भी अगर बात करें तो हमने उसको भी चाय बनाने के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है। हम चाय बनाने के तरीके से काबिल तारीफ है जो कंटेंट हमारे तक पहुंचता है, हम जो स्कूल्स में प्ले करते हैं, टीचर्स आल्सो स्पेल बाउंड हो जाते हैं कि वाओ इतनी मेहनत ऑलरेडी करी हुई है, तो अब की हुई हमें तो ज़्यादा कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली टीचर की सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये होता है, जब तक हमारे पास ये प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारा और हमारे टीचर्स का पेन पॉइंट ये था कि कल क्या करवाएंगे हम स्कूल, कल क्या करवाएंगे, ठीक है ना, कल क्या करवाएंगे हम स्कूल में। अब टीचर्स को मेरे को पता है कि ये हमें कल करवाना है, हम भी बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैम आपको सब कुछ मिला हुआ है, आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। असेसमेंट अब भी नहीं कर पा रहे हमने तो फिर कुछ और मिस कर रहे हैं।
ठीक है, असेसमेंट्स के क्राइटेरियाज ऑलरेडी बने हुए मिल जाते हैं, रियल टाइम एग्जांपल्स बने हुए हैं, प्लस जहाँ पे नेसेसरी है हमने जो है वीडियोस भी डाली हुई हैं उसके अंदर। अगर जैसे आपने वो देखी होगी रोड क्रॉसिंग, बहुत एंगेजमेंट एक्टिविटीज आती हैं बीच में जिसमें स्टूडेंट्स भी एंगेज होते हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं, और कुछ जगह इंटरेस्टिंग चीज़ें, फ़नी चीज़ें भी आती हैं जिससे कि बच्चों का जो एनर्जी है एक अलग लेवल तक पहुंचता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने कंटेंट देखा, वो भी बहुत ही डीप, हाँ वो भी अपकमिंग है, उसमें हमने कुछ 6-7 स्टैंडर्ड तक का बना लिया है, और नेक्स्ट भी जो है जल्दी और अच्छा भी है, होना चाहिए। एआई बूम कर रहा है, और एआई की नॉलेज अर्ली एजेस में बच्चे को दी जानी चाहिए। एज पर सीबीएसई गाइडलाइन अर्ली एजेस में बच्चे तक एआई की नॉलेज पहुंचनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, मतलब हम टीच विद E4 के अंदर हमने बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से डाली हुई हैं, जिससे कि एक स्कूल का काम ना बहुत ईजी हो जाता है। चाहे वो प्री स्कूल लगाइए, चाहे आप जो है वो अपर लेवल के ऊपर अगर हम चले जाते हैं, तो हमने बहुत इजी किया हुआ है स्कूल के काम को। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना, जो आपके स्कूल में भी आप फेस कर रहे हो, भी टीचर जब छोड़ के चला जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसको वहीं से स्टार्ट करना सभी चीज़ों को। तो प्लस पॉइंट टीच विद E4 का ये है कि कंटेंट फ्रीज है। कोई भी बेसिक सेंस वाला आदमी या टीचर अगर आप हायर करते हो तो वो वहीं से रिज्यूम कर लेगा उसको। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। अगर आपके पास रिकॉर्ड है कि कहाँ तक टीचर ने करवा रखा है, तो नेक्स्ट डे न्यू टीचर को आगे से रिज्यूम करना इजी रहता है। टेक ओवर, हैंड ओवर जो है ना वो बहुत इजी हो जाता है। डिपेंडेंसी कम है। ठीक है। अब देखिए कॉमन सेंस तो रिक्वायर्ड रहेगी, वो तो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर भी कॉमन सेंस, जो वे ऑफ टीचिंग है वो तो अपना एक अलग इम्पैक्ट रखता ही है। आपकी जो एनर्जी लेवल है, टीचर की एनर्जी लेवल है, और टीचर का जो पोलाइटनेस है उसका अपना एक अलग इम्पैक्ट है। बट यस कि आपको 100% डिपेंडेंसी जो थी टीचर के ऊपर। अब देखिए प्ले वे के अंदर अगर मैं बात करूँ तो प्ले वे चलता ही टीचर के दम पे है। अगर मैं टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं बात करूँ, अगर आपका प्ले वे का टीचर एनर्जेटिक है और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है तो वो बच्चे खींच लेगा। बट अगर वो सिर्फ टाइम पूरा करने के लिए आ रहा है आपके पास, उसके अपने पास से कुछ नहीं है उसके बाद देने के लिए, डालने के लिए कि जो दे दोगे जी वो करवा देंगे, तो ये वही चीज़ है। यहाँ पे आप नॉन परफॉर्मर से भी परफॉर्म करवा सकते हो। हाँ, करवा सकते हैं, मतलब कि कुछ हद तक उसको 50% मटेरियल मिल जाता है, 50% उनको अपनी रिसर्च एंगेजमेंट एक्टिविटीज इसके अंदर बहुत है। थीम्स आप लोगों ने बहुत अच्छी बना रखी हैं। जैसे फर्स्ट मंथ का थीम सेल्फ हेल्प स्किल्स का है, तो फर्स्ट मंथ में टीचर्स को एक ही टारगेट है कि बच्चों को सेल्फ हेल्प स्किल्स सिखानी है। ठीक है, वो मंथ वाइज जिस हिसाब से वो डिवाइडेड है वो अपने आप में बहुत अच्छा है। सारा डिवाइडेड है, असेसमेंट्स टाइम टू टाइम डाली हुई हैं। ठीक है, उसमें आप जो है ना, दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी भी टाइम पे चेक शीट्स उसके अंदर हमने डाली हुई हैं। किसी भी टाइम पे आप जाके चेक कर सकते हो कि क्या कोई एक्टिविटी मिस तो नहीं हुई है। आप स्टूडेंट से भी पूछ सकते हो, चेक शीट्स में भी चेक कर सकते हो, तो बहुत सारा सपोर्ट रहेगा। क्योंकि बेसिकली सर आइडिया ये है कि जो बच्चे हैं अगर वो अर्ली स्टेज से एक लेवल तक आप पहुंचा दोगे उनको, तो कहीं ना कहीं उनकी कैपेबिलिटी और स्किल ये बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगे, जिसका फ़ायदा उसको आने वाले टाइम में मिलेगा। बिल्कुल। तो बहुत रोल प्ले करती हैं ये चीज़ें। अगर आप स्टूडेंट की अर्ली चाइल्डहुड से ही स्टूडेंट को एक डिसिप्लिन और एक वेल ट्रेंड बना देते हो, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और जो आज आप देख रहे हो कि ये अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो कहीं ना कहीं एक मैं ये तो कहूँगा कि स्किल की वजह से भी, लैक ऑफ स्किल की वजह से भी एक रेशो जो है, बहुत बड़ा रेशो रोल प्ले करता है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है? अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग बेरोजगार हैं वो कौन है बेरोजगार? मुझे तो दिखते ही नहीं लोग। नहीं, बेरोजगारी ऐसा है ना सर, आप बेरोजगारी किसको मानते हो? मेरी बात सुन। अब एक आदमी ने MBA किया हुआ है और वो एक सेल्स की टीम में 12-15 हज़ार की जॉब कर रहा है, तो मैं उसको अनएम्प्लॉयड मानता हूँ। ही इज अनएम्प्लॉयड, क्योंकि जो उसकी स्किल थी, जो उसका स्टडी का, नहीं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगेन आई विल रिपीट, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयबिलिटी है। उसको एम्प्लॉयमेंट आप दे ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी ना। आप ये देखिए ना, अब MBA की आपने एग्जांपल लिया, लेकिन MBA को कुछ
पता ही नहीं है. He doesn't know what is sales, he doesn't know what is strategy, he doesn't know what is SWOT analysis. उसने कभी प्रैक्टिकल थियोरेटिकली सब पता है, उसको डेफिनेशंस याद है, और थियोरेटिकली भी नहीं पता. बहुत सारे हमने ऐसे सर्वे देखे हैं और ऐसी बहुत सारी स्टडीज सामने आई हैं जिनको एमबीए की फुल फॉर्म तक नहीं पता. थ्योरी तो बात की बात है. मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूँ यार. हमें रिक्वायरमेंट थी अभी एक मैथ्स टीचर. ठीक है, हमने 20 दिन दबा के इंटरव्यूज लिए और शायद 100+ इंटरव्यूज हमने लिए हैं जस्ट फॉर अ सिंगल मैथ्स टीचर. ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैथ्स टीचर 5th ग्रेड तक का, अगर आपको प्राइमरी क्लासेस का मैथ्स टीचर चाहिए तो इजीली कोई भी मिल जाएगा. बिल्कुल कोई भी मिल जाएगा. मैंने एक लेडीज आई, उनसे बात हुई, उन्होंने रिज्यूमे दिखाया. शी वाज बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स. अच्छा. शी टोल्ड मी कि शी इज गिविंग कोचिंग्स फॉर द लास्ट 4 years टू द स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 12 स्टैंडर्ड. ठीक है, ओके. मैं कहा ओके, इट्स ओके. मुझे लगा कि कैपेबल है. हाँ, क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो ओवर कैपेबल है वो. I asked my first question. ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि what is the difference between square shape and cube shape? क्या मुश्किल क्वेश्चन है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है. What is the difference between square shape and a cube shape? She said square की सर 4 साइड्स होती हैं, क्यूब की सर 8 साइड होती है. अच्छा. मैं कहा मैम 8 साइड्स कौन सी होती हैं? सर पता नहीं. दिस इज द ठीक है, सिचुएशन. सर पता नहीं. उसके बाद सर अभी ना मुझे जाना है, कुछ ना, मैं आपको अभी ना, मैं थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, कल आऊँगी मैं. तो वो कल अभी तक नहीं आई होगी शायद. ओके, मैं कहा इट्स ओके, मैं समझ गया. अब वो डर रही है कि अगला क्वेश्चन क्या पता और टफ आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा. वो चली जाती है. नेक्स्ट डे मैं उसको कॉल करता हूँ. शी डिडंट पिक अप माय कॉल. उन्होंने कॉल ही नहीं पिक किया. मैंने दोबारा ट्राई किया, कॉल नहीं पिक किया. मैं कहा पूछूँ तो सही भाई, वो एमएससी बीएससी मैथमेटिक्स जो था और वो कोचिंग और उन बच्चों का भविष्य आप जो ख़राब कर रहे हैं, 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं और उनका जो भविष्य ख़राब कर रहे हैं, जब आपको इतना ही नहीं पता है तो आप क्या कहेंगे इनको? ये एम्प्लॉयबिलिटी, ये क्या बेरोजगारी है या रोजगार के लायक ही नहीं है लोग? क्या करें? दिस इज अनएम्प्लॉयबिलिटी. मैं नहीं कहता कि कोई किसी भी तरह की बेरोजगारी है. अच्छा, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है ये, जो या ये नेग्लिजेंसी है या मिक्स अप्रोच है, या किसकी परसेंटेज आप इसमें ज़्यादा देखते हो? पॉलिटिकल सिस्टम का फेलियर. नहीं, चलो पॉलिटिकल सिस्टम ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिया ही हुआ है ना. खाली इंफ्रास्ट्रक्चर देने से कुछ भी नहीं होगा. गवर्नमेंट्स नेवर वांट कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाए. नहीं, पर आईएएस चाहती नहीं है. आईएएस भी हमारी कंट्री से बन रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, बन रहे हैं, बट वो अमेरिका जा रहे हैं, वो एक अलग बात है. बट गवर्नमेंट कभी ये नहीं चाहेगी कि बहुत ज़्यादा लोग समझदार हो जाएं. वो आईएएस बन रहे हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है तो उसके तहत बन रहे हैं, और आईएएस में भी उन लोगों से क्या पूछा जा रहा है और क्या करवाया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है. दूसरी बात, उन आईएएस को कितना प्रेशर और कितना पॉलिटिकल सिस्टम का दबाव उनको सहन करना पड़ता है. वो इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पाते, वो एक अलग बात है. वो तो चलो एक टॉपिक ही दूसरा हो गया, वो एक अलग ही टॉपिक हो जाता है. इसी एजुकेशन सिस्टम से, इसी पॉलिटिकल सिस्टम से ही तो बन के आईएएस. पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बन के आए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं उसके तहत वो बन के आए हैं. ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम, साइंटिस्ट हमारे बन रहे हैं, डॉक्टर हमारे बन रहे हैं, साइंटिस्ट अपनी विल पावर से बन रहे हैं. बट गवर्नमेंट, जो पॉलिटिशियंस है ना, पॉलिटिशियंस नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे हो. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? मतलब कैसे आपको लग रहा है कि वो नहीं चाहते? उसके लिए बहुत सारे ऐसे साम दाम दंड भेद लगाए जाते हैं जिससे कि लोगों को अलग अलग मुद्दों पे डिवाइड किया जा सके, या बेकार की चीज़ों में वो उलझे रहें. इस तरह के एफर्ट्स लगाए जाते हैं. डायरेक्ट एफर्ट्स तो नहीं होते हैं, बट आप नोटिस करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में सही ढंग से काम नहीं हो पाता है. अब जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा दे दिया गया है, टीचर्स नहीं है, बट टीचर्स को एडिशनल ड्यूटीज इतनी दी गई हैं
रियलिटी ये है कि एक गवर्नमेंट टीचर, हम सोचते हैं कि एक गवर्नमेंट टीचर पढ़ाता नहीं है, बट वो पढ़ाता क्यों नहीं है? किसी एक गवर्नमेंट टीचर का दर्द सुनिए, वो पढ़ाता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको पढ़ाने का मौका ही नहीं दिया जाता, और जब मौका मिलता भी तो इतना एग्जॉस्ट होता है कि वो एनर्जी वहाँ लगा नहीं पाता। कभी वो सर्वेज में लगे हुए हैं, कभी वो किसी कोर्ट के मैटर्स में लगे हुए हैं, ठीक है, तरह तरह के प्रिंसिपल्स के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि ठीक है, उनके ऊपर सिग्नेटरीज अपना गजेटेड ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल्स। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो इलेक्शंस में आधे से ज्यादा आपको गवर्नमेंट टीचर मिलेगा। हाँ, यस एग्जैक्टली। अब वो कब पढ़ाएगा? ठीक है, वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज नहीं है कि आप टीचर से कुछ और करवाएं, पॉलिटिकल पावर है। वो इतने काम जो फालतू के काम है, तो वो टीचर क्या अपोज नहीं कर सकते उसको कि नहीं कर सकते। अब वही बात है ना कि ऊपर से कुछ दूसरी प्रेशर ही ऊपर से उस हिसाब से आ रहा है। तो 60% के आसपास टीचर्स पे अननेसेसरी फालतू की चीज़ों का दबाव है। गजेटेड ऑफिसर्स ये हैं, तो इन लोगों को अगर किसी ने आधार कार्ड में नेम चेंज कराना है तो उसके लिए प्रिंसिपल के पास जाओ। अगर कुछ भी मैट्रिमोनी सर्टिफिकेट है या उसमें कुछ करेक्शन है, उसमें उसके लिए आपको प्रिंसिपल के सिग्नेचर चाहिए या किसी भी गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर चाहिए। इन सब चीज़ों में प्रिंसिपल्स को इंक्लूड क्यों किया जाता है? उसका प्राइम टारगेट सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्यों नहीं है? वही तो ना, ये एमसी उसका वगैरह प्राइम टारगेट चीजें ये हैं। देखो, हर बंदे का एक काम अगर सेट है तो मैं उस काम पे फोकस करूंगा। उनको पता है कि मेरे को 10 तरह की ड्यूटीज दी गई हैं, वो कंटेंट क्वालिटी पे ध्यान दे ही नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, उनको मतलब कि अगर मैं एक स्कूल रन कर रहा हूँ, मुझे अगर कंटेंट क्वालिटी पर ध्यान देना है तो मुझे अपना 60 to 70% टाइम एक चीज पे लगाना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। बिना फोकस तो काम होता नहीं। और एजुकेशन तो एक ऐसा ही चीज है, ठीक है ना। आप सैलरीज अच्छी दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, इंफ्रा आपने रेडी कर दी, बट कंटेंट अवेलेबल नहीं। गवर्नमेंट स्कूल्स में स्मार्ट क्लास लग गई हैं, बट बच्चों को बताने वाला कोई नहीं। अभी मैं पास में ही एक स्कूल है, स्कूल में स्मार्ट क्लास है। मैं गया वहाँ मेरे को 2-3 बार उन्होंने बुलाया एज अ गेस्ट टीचर बुला, तो वहाँ पर जाके मैंने 12th के बच्चों का एक उनको सेशन दिया और उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, इन लोगों को इस चिड़िया का नाम तक नहीं पता था कि AI क्या है। मैं कहा भाई क्या बनना है तुमने और तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले समय में कहाँ तुम्हें जॉब मिलेगी? तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस दुनिया में जी रहे हो और दुनिया कहाँ पहुँच गई है। उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। 12th के बच्चे हैं, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। कंप्यूटर है, लैब्स बनी हुई हैं, लैब्स हैं, और फिर वही है ना कि टीचर्स, अगर लैब के टीचर्स रूम्स में फैन नहीं है, बेचारे टीचर्स इधर उधर से जुगाड़ करते रहते हैं, फैंस के लिए पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। रियलिटी है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं किसी का नेम नहीं लूँगा, बट ये एक रियलिटी है। मेरे पास फ़ोन आया एक स्कूल के टीचर का कि सर कुछ डोनेशन दे दो, हमें फ़ैन लगवाना है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर का फ़ोन आया। तो ये हालात हैं। तो अब आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट ने ही सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट के टॉप के कुछ 2-4 लोग चाहते हैं कि अच्छा हो काम, बट आगे जो लोग पोलराइजेशन करते हैं, जो वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, जो चाहते हैं कि ये वोट हमारी पक्की रहे, ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो गया। आपको लगता है कि आज के टाइम में भी ये सोच है लोगों? बिल्कुल है। आज से हम 10-15 साल पहले तो ये मान लेते थे कि और सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, टॉप कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट चलता था कि मैक्सिमम लोगों को अनएजुकेटेड रखा जाए ताकि उनकी सोच समझ हमारे बराबर ना आ जाए। अनएजुकेटेड भी रखा जाए। आज भी आप देखते हैं जो पुराने टाइप के बिजनेस हाउसेस हैं, वो अपने स्टाफ को ज़्यादा सैलरी नहीं देते ताकि ये कल ये अमीर ना बन जाए। अगर इसके पास पैसे ज़्यादा आ गए तो ये वर्ग खत्म हो जाएगा और हमारा काम कैसे चलेगा? रियलिटी है। इसी को बहुत जगह आप देखेंगे, लोग कहते मिलते हैं कि गरीब लोग भी होने चाहिए, अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो ये छोटे मोटे काम कौन करेगा? तो वैसे ही पॉलिटिशियंस कहते हैं अशिक्षित लोग भी होने जरूरी हैं। अगर सब शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे जैसे लोगों को वोट कौन देगा, जो जिनके ऊपर 10-10 केस चल रहे हैं, मर्डर केस लगे हुए हैं, रेप केस लगे हुए हैं और फिर भी वोटें पड़ रही हैं। अगर वोट मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं इलिटरेट लोग ही डाल रहे हैं ना। पढ़ा लिखा बंदा तो ऐसे बंदे को वोट नहीं देता। हाँ, पढ़ा लिखा आदमी 4 क्वेश्चन बहुत सारे साधु संत बाबा तथाकथित जो जेल में बैठकर भी लोगों को
अपना अनुयायी बनाए हुए हैं, आप देखेंगे उन अनुयायियों में 99% अशिक्षित लोग हैं। वो लोग किसी ना किसी बात में आ जाते हैं, उनको लगता है अच्छा भाई ये तो बहुत पहुंचे हुए संत हैं, ये तो क्रांतिकारी हो गए हैं, ठीक है, तो अपनी इन्होंने पूरा जीवन जेल में बिता दिया हमारे कल्याण के लिए, ये तो यीशु मसीह हो गए जो सूली पर चढ़ गए हमारे लिए। तो अशिक्षा का तो रोल है। अगर आप शिक्षित हो गए तो आप तो अपने आप में सब कुछ होगी। अच्छा, शिक्षित होना भी थोड़ा सा अब यहाँ पे ना इस बात में भी थोड़े से दोराहे बन जाते हैं। अब एक डिग्री वाला आदमी है, वो कहने के लिए शिक्षित है, बट वो शिक्षित नहीं है, क्योंकि अगेन मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा घूम फिर के। नहीं, वो शिक्षित उसको किया नहीं गया है, किया नहीं गया उसको। वो आप देखो ना यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर उनकी हमारे फेमस फिजिशियन है एच.सी. वर्मा जी, उनका एक वीडियो देख रहा था कि एक इलीगल, ये क्राइम है, ये एक इलीगल अप्रोच है कि क्वेश्चंस दे दिए गए और ये 50 क्वेश्चंस देख लो और इनमें से कुछ क्वेश्चन आपका आ जाएगा और आप इसको याद कर लो और एग्जाम आपका पास हो जाएगा। कह रहे ये इलीगल है, कॉन्सेप्ट पे तो आपने ध्यान आकर्षित किया ही नहीं। अगर हम आंसर कीज बच्चों को दे रहे हैं या एग्जाम में आने वाले, संभवतः एग्जाम में आने वाले 100 क्वेश्चंस पहले से बच्चे को दे देते हैं, जैसे गाइड सिस्टम होता है, ठीक है, तो वो एक इलीगल चीज है। उन्होंने इलीगल वर्ड यूज किया। अभी पद्मश्री उनको मिला था 3 साल पहले, ठीक है, बहुत फेमस हस्ती हैं और बहुत ही डायनामिक पर्सन है। जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की याद आती है। वो जितने मजाकिया तरीके से और रोचक तरीके से बच्चों को वो पढ़ाया करते थे, तो उनकी याद आती है। बहुत ही अच्छे इंसान है। तो कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ नहीं बनाई जाती। अब यूनिवर्सिटीज़ का जितना टोटल सिलेबस है, तो क्या सिलेबस है, ठीक है, 5 क्वेश्चन टोटल आने हैं, सबको पता है, चॉइसेस आनी है, रिपीट आने भी और करके वो 3-4 चॉइसेस रिपीट आने। कहीं पर भी हम किसी भी तरह से ये जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर है या नहीं है, उसको कुछ पता भी है या नहीं है। हम सिर्फ एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं। एग्ज़ाम क्लियर करके लोग टॉप भी कर जाते हैं और टॉप करने के बाद भी वो लोग ये नहीं बता पाते कि स्क्वायर और क्यूब शेप में क्या डिफरेंस है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिए, पर ये सच्चाई है, ग्राउंड रियलिटी है। वही अब मैं उसी चीज़ की आपसे बात कर रहा था कि जो हमारी शिक्षा देने की जो क्राइटेरिया है, जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे उसमें हम इंस्टीट्यूट्स के लोग हैं, स्कूल्स के लोग हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं, तो देयर इज़ अ वेरी बिग गैप उन चीज़ों के अंदर कि एक्यूरेसी तो एक बात की बात है, एक्यूरेसी कितना एक्यूरेट है वो तो एक अलग ही चीज़ है, बट जितना देना चाहिए हम तो उनको वो भी उतना भी दे नहीं पा रहे हैं जो उनके काम आने वाली चीज़ है। क्योंकि उसके लिए भी गाइड सॉल्यूशंस बना दिए गए हैं कि 4 याद कर लो तो आपका। तो अब आपको टीच विद E4 पे ऐसी चीज़ें लेकर आनी चाहिए जिससे कि आप स्कूल्स को वो कंटेंट दे पाएँ, बच्चों को फ्यूचर के लिए आप रेडी कर सकें। नहीं, उसी के लिए हम लोग इतने एफर्ट्स कर रहे हैं। आप ये देख के चलो कि इस टीच विद E4 के कॉन्सेप्ट के ऊपर 3 से 4 साल सिर्फ कंटेंट को क्रिएट करने में लगे हैं। उनके लिए एक एग्जाम्पल्स को सोच के उसके ऊपर मेहनत की कि कौन सी चीज़ को किससे रिलेट किया जा सकता है जिससे कि उसको रटना ना पड़े। बेसिक चीज़ ये कि जो आज आपने रटा है वो आज के लिए रटा है, और या जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक के लिए रटा है आपका। जिस दिन आपका उसका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो रटा हुआ दिमाग से निकल जाएगा। रटे हुए का तो ऐसा ही है, जब तक है जब तक जरूरत है पर्टिकुलर टाइम तक के लिए वो माइंड में हम किसी तरह से होल्ड करके रखते हैं। उससे अब जो बात आती है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की, तो वो हमने इतने अच्छे तरीके से इसके अंदर करने की कोशिश की है। बाकी तो आप लोग यूज़ कर रहे हो सर, उसमें आप उसमें ज़्यादा बेटर तरीके से बता पाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो उस कॉन्सेप्ट को अगर आप एक बार पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो वो ज़िंदगी भर आपके दिमाग से नहीं जाने वाला, वो रट्टा नहीं है। तो नहीं भाई, एस.सी. वर्मा वाली ही बात आ गई कि कॉन्सेप्ट पे ही हमें मेन फोकस करना चाहिए और हमें ये एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है कि फ्यूचर में क्या स्किल चलने वाली है, क्या काम आने वाली चीज़ है, जिससे कि हम बच्चे को फ्यूचर के हिसाब से रेडी कर सकें। क्योंकि सर ऐसा है, आने वाला जो टाइम है ना, ये प्योरली बेस्ड रहेगा स्किल के ऊपर, प्योरली बेस्ड रहेगा। कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आप देख के चलो कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, कंपटीशन बहुत तेज़ी से बदल रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप ये देखो, हमारे टाइम के अंदर अगर मैं बात करूं
कितने ही लोग होते थे जो 80 to 90% के अंदर फॉल करते थे, और आज बाय हुक और बाय क्रुक सभी लोग 80 to 90 के अंदर फॉल अब वो क्राइटेरिया तो नहीं रहा, वो क्राइटेरिया नहीं रहा, अब वो क्राइटेरिया नहीं रहा। वो 80 to 90 में भी इतना कंपटीशन हो गया है कि मार्क्स के बेस पे आप कभी भी शॉर्टलिस्ट नहीं करवा पाओगे, मार्क्स के बेस पे नहीं कर पाएंगे, क्वालिफिकेशन के बेस पे शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब जो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है वो कुछ और ही होने वाला है, वो कंपटीशन चेंज होने वाला है, ठीक है, वो कुछ और ही होने तो वाला है। उस कंपटीशन के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, अदरवाइज आप आउटडेटेड हो जाओगे उस चीज़ के लिए। आप 80% मार्क्स के साथ बैठे रहोगे, बट कोई आदमी उसी चीज़ को बहुत अच्छे से चलाने वाला आपकी सीट ले जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में 80-90% की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और आज भी मैं नहीं मानता हूँ, आप ये देखो कि आज के जो 80% वाले बच्चे हैं, 90% वाले जो बच्चे हैं, मैं सभी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ उसके अंदर, बट जो मार्किंग क्राइटेरिया आज के टाइम पे हो गया है ना, उसमें 80 और 90 पे अचीव करना बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी आज के। वो हमारे टाइम में हुआ करता था कि 80 to 90 में सिर्फ 10% ही लोग आते थे, और आज 50 to 60% है। नहीं, डिग्री होल्डर्स भी उसी तरह से बढ़ रहे हैं ना, नहीं बढ़ आप कहीं का भी इतिहास उठाएं तो हर कंट्री में डिग्री उस समय क्या था ना कि डिग्री होल्डर कोई होता था, तो सब लोगों में रुझान बढ़ गया कि अच्छा कोई पर्सन जॉब ले जाता था, सब लोगों में एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, चलो डिग्री ले लेते हैं। उस समय मेरे पापा ने डिग्री नहीं ली थी तो वो बेचारे रह गए थे, या उन्होंने ली थी और उनको अच्छी जॉब लग गई थी, तो हम ले लेते हैं। वो गलती हम ना करें जो हमारे माँ बाप ने करी थी, हम भी डिग्री ले लेते हैं, कम से कम पढ़ तो लें, जॉब लग जाएगी। अब हुआ क्या, हर कोई डिग्री के रास्ते चलने लग गया, बेसिक स्किल्स सबने छोड़ दी, ठीक है। अब उल्टा होने लग गया, अब बेसिक स्किल्स वाले लोग कम हो गए, अब बेसिक स्किल्स में जॉब ज्यादा होगी क्योंकि वो लोग ही नहीं। आप एनईपी पे देखो ना एक बार, एनईपी क्या कहती है, वो 6 स्टैंडर्ड से आपको स्किल में डाल रही है। वो सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है, और ये डिमांड एंड सप्लाई को फोरकास्ट आप कैसे करेंगे कि आने वाले 20 साल के बाद या 10 साल के बाद जब बच्चा हमारे वाले सिस्टम से एजुकेट होके निकलेगा तो क्या वो जॉब रेडी होगा? उस समय क्या डिग्री चल रही होगी या स्किल चल रहा होगा? हो सकता है आज की डेट में गवर्नमेंट स्किल चिल्ला रही है, 10 साल के बाद स्किल्ड लोग इतने आ जाए कि हो सकता है स्किल्स की जरूरत ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए सर, ऐसा है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपकी स्किल वेस्ट चली जाएगी। नहीं, वेस्ट तो डिग्री भी नहीं जा रही। डिग्री तो बहुत इजी है ना आजकल के टाइम में लेना। डिग्री तो देखो आप, अगर आज की डेट में हर किसी को हम स्किल बांट रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 साल के बाद स्किल वाले लोग धड़ल्ले से हों, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं लोगों का पढ़ाई पे रुझान कम हो रहा है। अब लोग स्किल में ज़्यादा जाना चाहते हैं, लोग स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाना चाहते हैं, अब लोग स्विमिंग और इन सब चीज़ों में ज़्यादा जाना, एडवेंचर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जाना चाहते हैं, लोग इंस्टाग्राम यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, लोगों के इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं। 10 साल के बाद हो सकता है लोगों की इतनी भरमार हो जाए कि इनको भी ना पूछा जाए। नहीं, यूट्यूबर्स और इनका तो चलो फील्ड एक अलग है, उसमें हम स्किल, मेरा जो इसमें ओपिनियन है ना कि हमें वैरायटी क्रिएट करनी, वर्सेटैलिटी तो रहेगी वर्सेटैलिटी क्रिएट करनी चाहिए। हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की चीजें सिखानी चाहिए, हमें एक जैसी फौज नाम क्रिएट करना। देखो उसमें क्या है कि देखो डिग्री तो हर कोई प्रोवाइड कर ही रहा है, डिग्री की कमी नहीं है। आप ये देखो, जिस आप अपने, अगर उसकी मैं डेंसिटी की बात करूं, जिस भी डेंसिटी वाले एरिया में आप रह रहे हो, वहाँ पर पहले एक कॉलेज होता था और अब मैं आपको दावे से कहता हूँ वहाँ से 4 गुना कॉलेज होंगे। वो तो है। तो डिग्री कोई इशू नहीं है। इशू फिलहाल जो है वो एक अच्छी एजुकेशन का है और अच्छी स्किल का है। तो जो बेसिकली जो गैप है वो स्किल का है। डिग्रीज की कभी शॉर्टेज होने वाली नहीं है। शॉर्टेज अगर रहेगी तो स्किल की रहेगी और अच्छा सिखाने की रहेगी। ये डिमांड में हमेशा रहेगा। देखो, टीचर्स को हमेशा सिखाने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए होगा कि मैं किस तरीके से स्टूडेंट्स को अच्छा सिखा पाऊँ। अब आप सिखाने के लिए कभी आपके पास ऐसा नहीं हो सकता कि बस बहुत हो गया, अब मेरे पास मुझे और कुछ सिखाना नहीं है। वो आपके पास एरिया हमेशा बड़ा ही रहेगा। सीखने और सिखाने की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो उसी चीज़ के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। यानी उसमें वर्सेटैलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तरह तरह के लोगों को हम तरह तरह की चीज़ें सिखाएं और बच्चे की स्पीड से फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएँ। जो स्लो लर्नर है उसको किसी और चीज़ में डाला जाए। अब वो चैलेंज बहुत बड़ा है। वो चैलेंज बहुत बड़ा है। कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम डायनामिक टाइम टेबल्स बना सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? चैलेंज बहुत बड़ा है सर। आपकी वो चीज़ें हम लोग आपके पास हैं और आप दे सकते हैं स्कूल्स को। आपने इस चीज़ में महारत हासिल करी है कि हम डायनामिक टाइम टेबल्स कैसे बना सकते हैं। वो चीज़ें आप लोगों को दे सकते हैं कि ये काम ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। और इस तरह से हम अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों में हम लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि वो एक स्टेप रहेगा जिससे कि अनएम्प्लॉयबिलिटी को हम
कम कर सकें। तो एम्प्लॉयमेंट ना होना अलग बात है, एम्प्लॉयमेंट के लायक ना होना अलग, जो कि आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज के टाइम में आप मतलब कि हम देखते हैं कि एक अगर घर में प्लम्बर भी आता है ना तो उसको काम करना नहीं आता है, इलेक्ट्रिशियन आता है काम करना नहीं आता, वो कचरा इतना मचाता है, इतना गंद मचा देता है, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। वो बस देख के हैं कि वो डिग्री होल्डर्स अगर अच्छे लोगों की भी बात करें तो वो भी इतना कचरा मचाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, डॉक्टर्स भी जो हैं वो बहुत अच्छे, सिर्फ वो प्रेस्क्रिप्शंस लिखने में लगे हैं, वो सही ढंग से डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम सर बहुत बड़ी है, टीचर्स को पता नहीं है कुछ भी क्या पढ़ाना है। इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि इसका स्कोप कभी खत्म होने वाला नहीं है, कि टीचर्स को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे अब बस यही था जो मैंने पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया। तो टीच विद E4 जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज हमने एक अपनी जर्नी शुरू की है, या आप ये लगा लो कि 3 साल से हमने जो जर्नी शुरू की है, आज उसका रिजल्ट इस कंपटीशन से कहीं ना कहीं नज़र आया है। और हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की कि हमारे कंटेंट से जो पढ़ के बच्चे इतने रीडिंग कैपेबल बन गए हैं कि जो 5th 6th के स्टैंडर्ड वाला स्टूडेंट प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है वो हमारा UKG और फर्स्ट वाला बच्चा कर पा रहा है। तो दिस इज़ एन अचीवमेंट। और हम टीचर्स के लिए भी उतना ही एफर्ट कर रहे हैं कि टीचर्स को कम से कम मेहनत में, कम से कम एफर्ट्स में डिलीवर अच्छा कर पाएंगे बच्चों को। तो ये हमारी कोशिश है और आगे भी हम लोग इस पे काम करते रहेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, अलग अलग ऑडियंस के साथ काम कर रहे हैं। तो जो ये पॉडकास्ट हम लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं, इसका पर्पस भी यही है कि हम लोग जो है ना स्कूल्स को भी हम इस रेवोल्यूशन के अंदर लेके आना चाहते हैं। उनकी वैल्यूएबल सजेशंस, एडवाइसेस को इंक्लूड करके इस प्रोडक्ट को और इतना अच्छा बना देंगे कि वो इतना यूज़र फ्रेंडली हो जाए कि स्कूल्स का जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। और टाइम टू टाइम जो है हम, जैसे आपके साथ हमने पॉडकास्ट किया है, तो जो स्कूल्स हमारे जर्नी में आते रहेंगे, हम उन स्कूल्स के पास भी जाएंगे, उनके प्रिंसिपल से, उनके वैल्यूएबल स्टाफ से हम लोग पॉडकास्ट करेंगे, उनके सजेशंस लेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। और ये सजेशंस पॉडकास्ट के माध्यम से फ़ायदा ये है ना कि पेरेंट्स तक भी पहुंचते हैं और पेरेंट्स का जो पेन पॉइंट है वो भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता है, उनको समझ में आती है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए। और अभी हम नॉर्मली देखते हैं कि पेरेंट्स का माइंडसेट बहुत ही डिफरेंट है एक स्कूल या टीचर के माइंडसेट से। पेरेंट्स हमेशा सिर्फ इतनी चीज़ को देखते हैं कि नोटबुक में कहाँ नोटबुक चेक हुई है, कहाँ स्पेलिंग की मिस्टेक रह गई है, वो सिर्फ वहीं तक ही जज करने की कोशिश करते हैं स्कूल्स को। तो उन तक भी बात आप पहुँचाएँ कि नहीं, बिल्कुल यहाँ तक सीमित ना रहें, आप फ्यूचर को देखें। आप ये देखें कि 20 साल के बाद की स्किल्स पे अगर कोई स्कूल काम कर रहा है तो वो क्या स्किल्स होंगी और उसके लिए हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं या हमारे मेंबर स्कूल्स कितना एफर्ट लगा रहे हैं। तो वो चीज़ भी आप लोग पेरेंट्स तक हाँ बिल्कुल, हम जो है ना ये पॉडकास्ट पेरेंट्स तक भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अपने व्यूअर्स को भी मैं यही अपील करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके इनको पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स को शेयर करें और इस जर्नी में हमारा साथ दें। हम जल्दी ही अपने मेंबर्स स्कूल के साथ एक अच्छा पॉडकास्ट जल्दी लेके आपके सामने दोबारा वापस आएंगे। टिल देन एंड पॉडकास्ट के लिए मैं अगेन फिर बोलूँगा कि इसको शेयर करें, लाइक करें और जितने लोग तक पहुंचाया जा सकता है उतने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो टीच विद E4 की और जो एक सोच है वो सभी तक पहुंच सके कि हम लोग किस जर्नी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।